Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to see new chapter number 7 वर्षा बहार। एक पोयम दी गई है, ये आपकी क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी ऑफ हिंदी मल्हार टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर है। तो इसका ये पार्ट 1 हम देखेंगे जिसमें पोयम को अच्छे से रीड करेंगे और ये दो लाइंस का जो आपको ये दिख रहा है इसको हम प्रसंग सहित व्याख्या भी देखेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में जो कि कल मैं अपलोड कर दूंगी उसमें हम इसके जो एक्सरसाइज है बुक की वो भी देख लेंगे। ओके, चलिए कंटेंट शीट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक सभी चीजें कंप्लीट है। 6 चैप्टर का पार्ट 2 आज मैं अपलोड कर दूंगी तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 7 वर्षा बहार एक कविता है जिसे मुकुटधर पांडे जी ने लिखा है, तो इसको हम रीड करते हैं। बट बिफोर मूविंग अहेड, इफ यू हैवंट वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, जो भी पुराने चैप्टर्स हैं आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि सभी चैप्टर्स की वीडियोस आप लोग देख लीजिए और जो भी सैंपल पेपर्स अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं तो उसके लिए सैंपल पेपर्स की वीडियोस भी मैं बना रही हूँ और अपलोड भी हो चुके हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स के, तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके, चलिए पोयम को हम रीड करते हैं। सो पोयम का नाम है वर्षा बहार। तो इसमें बहुत सारे पैसेजेस, ये पैराग्राफ्स दिए गए हैं या दो लाइन का आपको ये ग्रुप दिख रहा है, दो लाइन को एक साथ एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो चलिए प्रसंग सहित व्याख्या देख लेते हैं। पहली 2 लाइनें हैं, वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। सो अब यहाँ पर ये जो पंक्तियां हैं कवि मुकुटधर पांडे की कविता वर्षा बहार से ली गई है। यहाँ कवि वर्षा ऋतु के आगमन का मनोहारी चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जैसे वर्षा की ऋतु जब आती है तो कैसे हमें देखने को मिलता है, एनवायरनमेंट कैसा होता है, उसके बारे में कवि जो वर्षा ऋतु का आगमन है उस चित्र को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। अब इसकी व्याख्या है, कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु सबके मन को मोह रही है। मन को लुभाना मतलब मन को पसंद आना, मोहना। आकाश में नई नई छटा बिखरी हुई है। यहाँ पर लिखा है ना नभ में, नभ मतलब होता है आकाश। यहाँ मैंने टफ वर्ड्स भी दे दिए हैं। लुभा रही है मतलब आकर्षित कर रही है, नभ मतलब आकाश, छटा अनूठी, छटा मतलब होता है शोभा, अद्भुत शोभा, अनोखी सुंदरता। ठीक है, छटा यानी सुंदरता, और घनघोर मतलब घने बादल। ठीक है, तो कवि कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु सबके मन को मोह रही है, आकाश में नई नई छटा बिखरी हुई है और गहरे बादलों ने पूरे नभ को ढक लिया है। प्रकृति का ये अद्भुत दृश्य सभी जीव जंतुओं और मनुष्यों को आनंदित कर रहा है, ये सबके मन को लुभा रहा है। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले इस वाली 2 लाइनें जो हैं इनमें हम क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो अतिरिक्त प्रश्नोत्तर में हम 5 क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे पहला इसमें क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ है मतलब एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। यहाँ वर्षा बहार का तात्पर्य यानी मतलब क्या है? बगीचे की सुंदरता, वर्षा ऋतु की रमणीयता, बादलों की गर्जना या बिजली की चमक। तो सेकेंड वाला वर्षा ऋतु की रमणीयता, सुंदरता। देन फिल इन द ब्लैंक्स है, नभ में डैश अनूठी घनघोर छा रही है। क्या छा रही है? हमने अभी पोयम रीड किया, छटा यानी शोभा, सुंदरता। ठीक, नाउ इसमें एक लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। कवि ने वर्षा ऋतु को सबके मन को लुभाने वाली क्यों कहा है? क्योंकि वर्षा का सौंदर्य और ठंडी हवा सभी को प्रसन्न करती है। फिर एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इन पंक्तियों के आधार पर, जो 2 अभी हमने पंक्ति पढ़ी इसके आधार पर वर्षा ऋतु का दृश्य अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वर्षा ऋतु के आने से आकाश में काले बादल छा जाते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं और वातावरण में नई छटा बिखर जाती है। यह दृश्य मनुष्यों तथा पशु पक्षियों सभी को आनंदित करता है। ठीक, ये कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिए। अब हम प्रसंग सहित व्याख्या देख लेंगे नेक्स्ट 2 लाइंस की। ओके, चलिए रीड करते हैं। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। यहाँ पर ये पंक्तियां फिर से प्रसंग लगभग सेम ही रहता है ना। यहाँ पर मुकुटधर पांडे की कविता जो है वर्षा बहार से ये पंक्तियां ली गई हैं। इसमें कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य और वातावरण का सजीव चित्रण किया है। ऐसा लग रहा है हम लाइव देख रहे हैं इस मौसम को। तो यहाँ पर व्याख्या है, कवि कहते हैं कि आकाश में बिजली चमक रही है ना, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, साथ ही वर्षा का जल निरंतर बरस रहा है, पानी बरस रहा है, मतलब निरंतर मतलब लगातार पानी की वर्षा हो रही है, और पहाड़ों से झरने बहकर वातावरण को और भी सुंदर बना रहे हैं। ये जो पानी बरस रहा है इसके कारण झरने भी लगातार पहाड़ों से बह रहे हैं, और ये जो हमारा
आसपास का वातावरण है, ये सभी चीजें उसको और सुंदर बना रही हैं। ये दृश्य वर्षा ऋतु की सक्रियता और उसकी अपार शक्ति को दर्शाता है। सक्रियता मतलब लगातार किस तरीके से पानी बरस रहा है, उससे क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उस बारे में 2 पंक्तियां में बताती हैं। गरज रहे हैं मतलब गड़गड़ा रहे हैं, आवाज होती है, बिजली कड़कती है, तब उसको कहा गया है। झरना मतलब जो पर्वतों से बहने वाली छोटी जलधाराएं होती है उसे हम झरना कहते हैं। ठीक, अब इसके अतिरिक्त प्रश्न उत्तर देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। प्रश्न है पहला, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, इसमें किस ऋतु का वर्णन है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु या हेमंत ऋतु? तो इसका आंसर क्या होगा नेक्स्ट स्लाइड पे मैं दिखाऊंगी, अभी आप मार्क कर दीजिए। निम्न या इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। पानी बरस रहा है, डैश भी ये बहे हैं। और लघु उत्तरीय में आपको देना वर्षा ऋतु में बिजली और बादल के गरजने से वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। और लॉन्ग क्वेश्चन है, इन पंक्तियों के आधार पर वर्षा ऋतु की शोभा का वर्णन कीजिए। चलिए सबका आंसर देख लेते हैं। तो पहला है, यहाँ पर वर्षा ऋतु की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा है पानी बरस रहा है, झरने भी ये, यहाँ पर झरने आएगा। ठीक, नाउ यह वर्षा ऋतु में बिजली और बादल के गरजने से वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। सो वर्षा ऋतु में बिजली और बादलों की गड़गड़ाहट से वातावरण गूंज उठता है। यह दृश्य लोगों में भय और आनंद दोनों उत्पन्न करता है। देन इन पंक्तियों के आधार पर वर्षा ऋतु की शोभा का वर्णन करना है। सो इन पंक्तियों में वर्षा ऋतु का सजीव चित्रण किया गया है। बिजली की चमक और बादलों की गर्जना से वातावरण जीवंत हो उठा है। जीवंत मतलब लाइव हमें दिख रहा है। झरनों का बहना, जल की बौछार प्रकृति को हरा भरा व आनंदमय बना देती है। ठीक, सो ये सारी चीजें हमने आंसर कर ली। नाउ नेक्स्ट, ये हमने 4 लाइन्स अभी तक देखी है ना, 2 पंक्तियों के पद हम देख रहे हैं। अब नेक्स्ट हम प्रसंग सहित व्याख्या देख लेते हैं 3rd वाली पंक्ति की। चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब, बागों में गीत सुंदर, गाती है मालिने सब। तो यहाँ पर प्रसंग है कि कवि वर्षा ऋतु में बहने वाली ठंडी हवा और बाग बगीचों के सुंदर वातावरण का वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं ठंडी हवा बहने से वृक्षों की डालियां हिल रही हैं, क्योंकि जब हवा चल रही है तो वृक्ष की जो डालियां हैं वो सब हिल रही हैं। और हवा कैसी चल रही है? ठंडी ठंडी। बागों में काम करने वाली मालिने, मालिने मतलब बगीचे में जो काम करने वाली स्त्रियां होती हैं उन्हें कहते हैं। डालियां मतलब जो पेड़ की शाखाएं होती है उसे कहा गया है। ठीक है, सो बागों में जो काम कर रही है वो मालिने या बाग बनिने प्रसन्न होकर मधुर गीत गा रही हैं। हवा चल रही है, औरतें जो बगीचे में काम कर रही है वो लोग गाने गा रही हैं। इससे वातावरण आनंद और उल्लास से भर गया है। उल्लास मतलब बहुत ज्यादा खुशी का वातावरण हो गया है। ठीक है, अब इसके भी प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। चलिए, पहला है ठंडी हवा चलने के कारण क्या हो रहा है? फूल मुरझा रहे हैं, डालियां हिल रही हैं, वर्षा थम गई है या खेत सूख रहे हैं। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स, बागों में डैश गीत गा रही हैं। कौन गीत गा रही हैं? देन लघु प्रश्न है, मालिने बगीचे में गीत क्यों गा रही हैं। और दीर्घ है, इन पंक्तियों के आधार पर बगीचे का वातावरण वर्णन करना है हमें। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ठंडी हवा चलने से डालियां हिल रही हैं। ठीक है, ख या ये वाला आंसर है इसका। फिर बागों में मालिने गीत गा रही हैं। फिर है मालिने बगीचे में गीत क्यों गा रही हैं? सो मालिने वर्षा ऋतु के आनंद और सौंदर्य से प्रभावित होकर गीत गा रही हैं। जब ठंडी हवाएं चलती हैं, डालियां झूमने लगती हैं और प्रकृति प्रसन्न हो जाती है। इसी उल्लास से भरकर बगीचे की मालिने गीत गाती हैं। फिर है इन पंक्तियों के आधार पर बगीचे का वातावरण वर्णन कीजिए। तो इन पंक्तियों में बगीचों का अत्यंत मनोरम वातावरण चित्रित हुआ है। ठंडी हवा बहने से पेड़ों की डालियां हिल रही हैं। इस प्राकृतिक छटा से प्रभावित होकर बगीचों में काम करने वाली मालिने मधुर गीत गा रही हैं। ये दृश्य बताता है कि वर्षा ऋतु केवल प्रकृति को ही नहीं बल्कि मनुष्य के मन को भी प्रसन्न और आनंदित कर देती है। तभी तो खुश होकर मालिने गीत गा रही हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने इसलिए दे दिए हैं क्योंकि पैसेज वगैरह आपके एग्जाम में आते हैं, उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, 3 पैराग्राफ्स हो गए या 3 बार हमने 2-2 पंक्तियां देख ली हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सो यहाँ पर दिया है, तालों में जीव जलचर। जलचर मतलब क्या होता है? जल में रहने वाले प्राणी को हम जलचर कहते हैं। ताल मतलब तालाब। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है, आप लिख सकते हो। ताल मतलब तालाब। अति है प्रसन्न होते, फिरते लाखों पपीहे। पपीहे मतलब एक प्रकार का पक्षी। हैं ग्रीष्म ताप खोते। ग्रीष्म ताप मतलब गर्मी में जो तीव्रता होती है, टेम्परेचर जो ज्यादा होता है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर कवि वर्षा ऋतु में तालाबों और पक्षियों की स्थिति का चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि तालाबों में रहने वाले जो जलचर हैं, पानी में रहने वाले जो जीव हैं, वर्षा ऋतु में अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु की गर्मी से परेशान पपीहे, एक पक्षी के बारे में कहा गया है, अब ठंडक पाकर इधर उधर घूम रहे हैं। देखो, वर्षा ऋतु से पहले कौन सी ऋतु आती है? ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम आता है। ठीक है, जैसे अभी बारिश का समय चल रहा है ना, इससे पहले क्या था? गर्मी का मौसम था। तो
गर्मी में ये जो पक्षी हैं, जीव हैं, ये बहुत गर्मी से परेशान थे, ताप यानी तापमान से, है ना। लेकिन अब क्योंकि बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो रहा है, तो ठंडक पाकर ये लोग इधर उधर घूम रहे हैं और जलचर यानी तालाब में रहने वाले जो जीव हैं वो भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। अब इसके अतिरिक्त प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सो पहला है यहाँ पर, पपीहे किस ऋतु की गर्मी से राहत पाते हैं? शरद, ग्रीष्म, शीत या वसंत? कौन सी ऋतु से वो राहत मिल रही है उनको? फिर तालों में जीव डैश अति प्रसन्न होते हैं। तालाबों में जलचर जीव क्यों प्रसन्न होते हैं? ये लघु लिखना है आपको। और दीर्घ है, इन पंक्तियों के आधार पर वर्षा ऋतु का पक्षियों और जीवों पर क्या प्रभाव है वो हमें लिखना है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सो यहाँ पर वो लोग ग्रीष्म ऋतु से राहत उनको मिल रही है ना। इस वाले क्वेश्चन में ये वाला सही आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है, तालों में जीव जलचर अति प्रसन्न हो रहे हैं। देन तालाबों में जलचर जीव क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? सो वर्षा ऋतु में तालाब और नदियां पानी से भर जाती हैं। इससे तालाब में रहने वाले मछलियां और अन्य जलचर प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें पर्याप्त जल और भोजन मिल जाता है। फिर इससे हमें वर्षा ऋतु का क्या प्रभाव होता है पक्षियों पर, जीवों पर, वो लिखना है। सो वर्षा ऋतु का आगमन जीव जंतुओं के लिए वरदान होता है। तालाबों और झीलों में पानी भर जाने से जलचर प्राणी सुखपूर्वक रहने लगते हैं। ग्रीष्म ऋतु की जलती गर्मी से परेशान पपीहे इस ऋतु में राहत पाते हैं और प्रसन्नता पूर्वक उड़ते रहते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु पशु पक्षियों और जलचर प्राणियों के जीवन में नई ऊर्जा और संतोष लाते हैं। आप देखते होंगे या सुनते होंगे टीवी वगैरह में ऐड आती है कि गर्मी के समय में छत पर पानी रख देना चाहिए, क्योंकि जो चिड़िया वगैरह होती है उनको पानी ना मिले कभी, है ना, क्योंकि शहरों में तालाब वगैरह बहुत दूर होते हैं, पानी की व्यवस्था कम होती है। सो जब बारिश आएगी तब तो उन्हें हर जगह, चाहे शहर हो, गाँव हो, कहीं की भी जगह हो, पानी आसानी से मिलता है, गर्मी से परेशान नहीं होते पशु पक्षी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है वर्षा ऋतु का क्या प्रभाव होता है वो बताया गया है। ओके, नाउ अब आगे की दो पंक्तियां देख लेते हैं। तो अभी तक हमने जितनी पंक्तियां देखी ना वो एक साथ दी हुई थी बुक में। अब दूसरा एक और पैसेज है पूरा, इसमें देख लेते हैं दो दो पंक्तियां करके। सो करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। तो यहाँ पर कवि वर्षा ऋतु में पशु पक्षियों की प्रसन्नता का वर्णन कर रहे हैं कि कौन से जो जीव हैं वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। नृत्य मतलब होता है नाचना, लुभाना मतलब आकर्षित करना, संगीत यानी गाना या गान, और मधुर ध्वनि। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है करते हैं नृत्य वन में, जंगल में कौन नृत्य करते हैं? देखो ये मोर सारे, सारे मोर। मेंढक जो है लुभा रहे हैं, मेंढक आवाज करते हैं बारिश के समय में, टर टर की आवाज करते हैं और एक तरीके का संगीत क्रिएट करते हैं और उससे वो लुभा रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कवि कहते हैं कि जंगल में मोर नृत्य कर रहे हैं और मेंढक टर टर करके मानो प्यारा संगीत सुना रहे हैं। ये दृश्य वर्षा ऋतु की उमंग और जीवंतता का प्रतीक है। जीवंतता मतलब लाइव, कि एकदम हमें लग रहा है कि अभी, एकदम अभी हमारे सामने चीजें हो रही है। राइट नाउ अब इसके अतिरिक्त प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सो सबसे पहले यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में कौन सा पक्षी नृत्य करता है? तोता, कबूतर, मोर या चील? फिर है मेंढक गाकर डैश सुना रहे हैं। अब यहाँ है लघु प्रश्न, मेंढकों की टर को कवि ने किससे तुलना की है? और दीर्घ है, वर्षा ऋतु में पशु पक्षियों की प्रसन्नता का चित्रण करना है। चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। सो यहाँ पर है वर्षा ऋतु में कौन सा पक्षी नाच रहा है? तो मोर, ये वाला आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर मेंढक गाकर संगीत प्यारे, यहाँ आ जाएगा संगीत प्यारे। फिर मेंढकों की टर को कवि ने किससे तुलना की है? सो कवि ने इनको संगीत से तुलना की है, म्यूजिक से। सामान्य परिस्थितियों में यह ध्वनि कर्ण प्रिय नहीं होती, लेकिन वर्षा ऋतु में यह वातावरण को जीवंत और आनंदित कर देती है। मेंढक की जो आवाज होती है, अगर नॉर्मली आप सुनोगे तो उतना अच्छा नहीं लगता सुनने में, एक कर्कश आवाज होती है, चुभती है। लेकिन जब बारिश के समय में आवाज सुनते हो तो ऐसा लगता है मौसम के साथ, मौसम में जो भी बदलाव है उसके साथ वो आवाज मैच हो रही है, जीवंत और एक खुशी भरी आवाज लगती है। फिर है वर्षा ऋतु में पशु पक्षियों की प्रसन्नता का चित्रण करना है। सो वर्षा ऋतु में पशु पक्षियों में नया उत्साह और जीवन का संचार होता है। वन में मोर अपना प्रसन्नता नृत्य के रूप में व्यक्त करते हैं। मेंढक अपनी ध्वनि से मानव संगीत प्रस्तुत करते हैं। इन दृश्यों से पता चलता है कि वर्षा ऋतु केवल मानव को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी आनंदित करती है और प्रकृति के प्रत्येक हिस्से को उल्लास से भर देती है। ठीक, अब अगली दो पंक्तियों की हम देख लेते हैं प्रसंग सहित व्याख्या। इनमें कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो ना तो आप प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। सौरभ मतलब होता है खुशबू,
कि खिला हुआ जो गुलाब है इस समय में खुशबू उसकी तरफ से उड़ रही है, खुशबू बिखर रही है। बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। आमोद मतलब होता है प्रसन्नता या आनंद। बागों में इतनी खुशी है, इतना ज्यादा अच्छा वातावरण है कि वहाँ आनंद ही आनंद या प्रसन्नता ही प्रसन्नता बिखर रही है। सो कवि बाग बगीचे में खिले गुलाब और उसकी महक का वर्णन कर रहे हैं। यह दृश्य आनंद और प्रकृति की सुंदरता को प्रदर्शित करता है। इसमें व्याख्या क्या है? गुलाब खिल रहे हैं और उनकी सुगंध जो है चारों ओर फैल रही है। फूलों की महक से पूरा बाग आनंदित हो रहा है। यह प्राकृतिक सौंदर्य और जीवन की ताजगी को दर्शाता है। ठीक है, अब इसके एक्स्ट्रा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। अतिरिक्त प्रश्नोत्तर में पहला है, गुलाब खिलकर क्या उड़ा रहे हैं? पंख, सौरभ, रंग या फल? और सौरभ का मतलब क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर है, बागों में डैश छा रहे हैं। लघु प्रश्न, कवि ने गुलाब की महक को किससे इसकी तुलना की है? और तालाब, गुलाब और बागों में फैलती खुशबू का चित्रण प्रस्तुत करना है जो इन पंक्तियों में बताया गया है। सो चलिए आगे देखते हैं। ये जो चित्रण प्रस्तुत करना है ना, यही चैप्टर में या ऐसे भी आ सकता है आपको एग्जाम में कि भावार्थ बताइए, है ना, तो यही चीजें आपको वहां भी लिखनी होगी। तो सबसे पहले है, गुलाब खिलकर क्या उड़ा रहे हैं? तो सौरभ। सौरभ का मतलब क्या होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बागों में आमोद छा रहा है, आमोद का मतलब क्या होता है वो भी बताएंगे। कवि ने गुलाब की महक को किससे तुलना की है? सो उसको आनंद फैलाने वाली चीज से तुलना की है। बाग में खुशबू और प्रसन्नता का वातावरण व्याप्त है, मतलब भरा हुआ है। फिर है, गुलाब और बागों में फैलती खुशबू का हमें चित्रण करना है। सो गुलाब खिलकर बागों में खुशबू फैला रहे हैं जिससे वातावरण सुगंधित और आनंदित बन जाता है। फूलों की रंग बिरंगी छटा और महक बाग को जीवन बना देती है। कवि ने वर्षा ऋतु की ताजगी और प्राकृतिक सौंदर्य को इस दृश्य के माध्यम से दर्शाया है। यह पाठक को भी आनंद और स्फूर्ति का अनुभव कराता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट पंक्तियों का प्रसंग सहित व्याख्या देख लेते हैं। चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मन हर। तो यहाँ प्रसंग है, कवि वर्षा ऋतु में किसानों और ग्रामीण जीवन की प्रसन्नता का चित्रण कर रहे हैं। खेतों में काम करते लोग हंसी खुशी के साथ गीत गा रहे हैं। अब इसमें व्याख्या देखते हैं। कृषक जो किसान है खेतों में अपने काम के दौरान हंसते हैं, गीत गाते हैं। यह दृश्य वर्षा ऋतु की खुशी और जीवन में उत्साह का प्रतीक है। वातावरण में जो वहाँ का आसपास का माहौल है उसमें उमंग यानी बहुत ज्यादा उत्साह और प्राकृतिक सुंदरता का यहाँ पर संचार होता दिखाया गया है। कतार यानी लाइन। ठीक है, तो यहाँ देखो, बांधे कतार सुंदर मतलब जो हंस है, हंस एक तरीके का पक्षी है, वो ऐसा लग रहा है लाइन बनाकर चल रहे हैं, एक पंक्ति में चल रहे हैं। मनहर मतलब प्रसन्नचित या खुशहाल, बहुत मन को लुभा लेने वाला, मन को हर लेने वाला। गीत कैसे मतलब गीत किस तरह के गा रहे हैं, सो यहाँ पर दिया गया है। तो ये हो गई इसकी व्याख्या। अब हम इसके अतिरिक्त प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहले है, किसान खेतों में क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, हंस रहे हैं और गीत गा रहे हैं, सो रहे हैं या भाग रहे हैं। फिर है, किसान काम करते हुए डैश ले रहे हैं। फिर है लघु प्रश्न, कवि ने किसानों की हंसी और गीत गाने को किस भाव से जोड़ा है। और दीर्घ प्रश्न है, वर्षा ऋतु में किसानों की प्रसन्नता और गतिविधियों का चर्चा करना है या चित्रण करना है। तो इसमें किसान जो है खेतों में हंस रहे हैं और गीत गा रहे हैं, ये वाला। फिर है, किसान काम करते हुए मनहर ले रहे हैं, यहाँ पर मनहर आएगा। फिर है लघु प्रश्न, कवि ने किसानों की हंसी और गीत को इसको किस भाव से जोड़ा है। सो कवि ने इनको प्रसन्नता और संतोष, खुशी और एक तरीके की संतुष्टि हो, इसका प्रतीक बताया है। खेतों में काम करते हुए उनका मन खुश है। फिर है लॉन्ग क्वेश्चन, वर्षा ऋतु में किसानों की प्रसन्नता और गतिविधियों का चित्रण करना है। सो वर्षा ऋतु में किसान खेतों में काम करते हुए हंसते और गीत गाते हैं, उनका जीवन सरल प्रसन्नचित है। यह दृश्य वर्षा की ताजगी और ग्रामीण जीवन की सुंदरता को दर्शाता है कि ग्रामीण गांव वाला जो जीवन है वहां पर लोग किस तरीके से, बारिश का जब मौसम आता है तो उनकी क्या क्या गतिविधियां होती हैं, क्या क्या वो लोग काम करते हैं, उसको दिखाया गया है। बगीचों और खेतों का वातावरण आनंद और उत्साह से भर जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट जो पंक्तियां बची हैं, लास्ट अब 2 हैं, इनकी हम प्रसंग सहित व्याख्या देख लेते हैं और इसके साथ पोएम अपनी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए देखते हैं। सो इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। भू मतलब भूमि, ठीक है, यहाँ मैंने दिया नहीं है तो भूमि आप लिख लीजिएगा। अर्थ की बात यहाँ पर धरती की बात की गई है। अनोखी मतलब विशेष, अद्वितीय, जिसके जैसा कोई ना हो। शोभा मतलब सुंदरता और निर्भर मतलब किसी पे हम डिपेंड जब रहते हैं, आधारित, आश्रित। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? कवि वर्षा ऋतु की अनोखी सुंदरता और प्रकृति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। पूरी दुनिया की सुंदरता इस ऋतु पर निर्भर करती है। इस भांति अनोखी वर्षा भू पर, है ना, वर्षा ऋतु अपने साथ आनंद, हरियाली और जीवंतता लेकर आती है। इससे प्रकृति खिल उठती है
है ना, और संसार का सौंदर्य बढ़ जाता है, सारे जगत की शोभा, मतलब सब पूरा जो जग है, दुनिया है, उसकी शोभा बढ़ जाती है और इसी के ऊपर वर्षा ऋतु पर ही निर्भर है। कवि इसका महत्व दर्शा रहे हैं। ठीक, अब इसके अतिरिक्त प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है एमसीक्यू, वर्षा बहार का प्रभाव किस पर है? केवल बगीचों पर, किसानों पर, या जगत की शोभा पर, या केवल पशु पक्षियों पर? फिर है वर्षा बहार की अनोखी डैश है। फिर लघु प्रश्न है, कवि ने वर्षा बहार की महिमा किस रूप में बताई है? दीर्घ है, वर्षा बहार और इसके महत्व का वर्णन कीजिए। चलिए सारे प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो पहला है, वर्षा बहार का प्रभाव पूरे जगत की शोभा पर है, 100 इसका आंसर है। फिर वर्षा बहार की अनोखी सुंदरता है। फिर है, कवि ने वर्षा बहार की महिमा किस रूप में बताई है? कवि ने वर्षा बहार की प्रकृति की अद्वितीय सुंदरता और आनंद का प्रतीक बताया वर्षा बहार को, यह पूरी दुनिया की शोभा को बढ़ाता है। ठीक, फिर है वर्षा बहार और उसके महत्व का वर्णन करना है। सो वर्षा बहार अपने साथ हरियाली, जीवंतता और आनंद लेकर आती है। इससे प्रकृति खिल उठती है और पूरा संसार सुंदरता से दमकने लगता है। कवि ने इसे अनोखी और अद्वितीय ऋतु बताया है, जिसकी महिमा पूरे जगत की शोभा पर निर्भर करती है। यह ऋतु जीवन में खुशियां और ऊर्जा भर देती है। ओके, सो ये जो हमारी कविता थी, अब हमने फिनिश कर ली है। इनके जो लेखक हैं, ये कवि हैं, कवि कहेंगे, लेखक नहीं, क्योंकि कविता जो लिखते हैं उन्हें हम कवि कहते हैं। मुकुटधर पांडे जी है ना। सो आई होप आपको कविता समझ में आई होगी। कहीं पर कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए अब कवि का परिचय देख लेते हैं। सो कवि से परिचय, इनका जो जन्म काल है, समय है, वो है 1895 से 1989 तक ये जिए हैं। ठीक है, लगभग 100 साल, थोड़ा कम है, कितने साल कम है? 5 to 6 years। ओके, चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। वर्षा बहार का मनोरम दृश्य रचने वाले मुकुटधर पांडे का जन्म छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ था। प्राकृतिक सौंदर्य की विभिन्न छवियां उनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। किशोरावस्था में ही उन्होंने कविता और लेख आदि लिखना शुरू कर दिया था। उस समय की पत्रिकाओं सरस्वती और माधुरी में उनकी रचनाएं प्रमुखता से प्रकाशित होती थी। हिंदी साहित्य में मुकुटधर पांडे के योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री, जो गवर्नमेंट का एक अवार्ड होता है, पद्मश्री, इन्हें दिया गया था। तो यहाँ पर तो हमने पढ़ा कि इनका जो जन्म है वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जगह जो है वहां पर हुआ था। प्राकृतिक सौंदर्य की उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने प्रकृति की सौंदर्यता को दिखाने के लिए लिखा है। और जब किशोरावस्था में थे, मतलब जो टीन एज होता है उसमें थे, तभी उन्होंने कविता और लेख आदि लिखना शुरू कर दिया था। उस समय जो पत्रिकाएं हुआ करती थी, जैसे सरस्वती और माधुरी, इन पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रमुखता से प्रकाशित होती थी। ठीक है, और हिंदी साहित्य में इनका इतना बड़ा योगदान है कि इसके लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री जो अवार्ड होता है उससे सम्मानित किया है। Okay, so with this students, I hope the chapter is clear to all of you. With this we are done with part 1 of this chapter. So we'll meet with the part 2 जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज देख लेंगे। But before that, अगर कोई डाउट्स हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो please let me know in the comment section. Okay, so we'll meet very soon. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.